प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ये हमारा फोर्थ पार्ट होने वाला है फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, जो सब्जेक्ट था उसमें। तो यहाँ पे आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्लेनिंग द नीड फॉर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 क्रिटिकल डिस्क्राइब इट्स jurisdictions एंड पावर। जो jurisdictions और पावर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत जो 2010 में लाया गया था, उसको नीड को जो है एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे 2021 का। ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड फर्म टू हैंडल इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको हैंडल कौन करता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत एक फोरम जो है स्पेशलाइज्ड किया गया है, वही इसको जो है रिजॉल्व करता है, डिस्प्यूट को हैंडल करता है। जो भी इश्यूज आता है इंडिया में उसको। The need for such a tribunal arose due to increasing number of environmental issues and concern that were not being effective addressed by existing legal system। है ना? जो भी एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम है उसको किसी तरीके का अफेक्ट ना करते हुए जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज इंक्रीज हो रही हैं उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है ट्रिब्यूनल जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे इंट्रोड्यूस किया गया या इस फॉरम को बनाया गया। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है यानी एनजीटी है, वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट फोरम टू डील विद सच इश्यूज with aim of ensuring the cleaner and healthier environment for all। Obviously इसका मेन मकसद यही है कि इसमें जो इन्वायरमेंट हो वो हेल्दी हो और क्लीन हो, ताकि हमारा जो जनरेशन है वो सही से अपना जीवन जो है जी सके। Jurisdictions of NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज क्वाइट वाइड। जो jurisdictions है वो बहुत बड़ा है। It has a power to hear and dispose of cases related to environmental dispute and issues, including those related to enforcement of any legal rights जो कि related है हमारा environment के या environment से। Damage to public health or ecology and compensations for environmental damage caused by industries or other activities। It also has the power, यहाँ पे और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके पास ये भी पावर है टू इशू ऑर्डर फॉर द क्लोजर और रेगुलेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज और एक्टिविटीज that are causing environmental damage or posing a threat to public health। जो एनजीटी है यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है also has a power to hear appeals against orders passed by various authorities under environmental law, including Central Pollution Control Board, a state pollution control board। It also take a cognizance of cases on its own in case of any environmental emergencies or disaster। However, it is important to note that NGT and National Green Tribunal is not a replacement for the regular courts। है ना? ये रेगुलर कोर्ट को रिप्लेस नहीं करता है, बट जो jurisdictions होता है
वो लिमिटेड होता है टू इन्वायरमेंटल इश्यूज ओनली। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इश्यूज आ रही हैं उसी को आपको सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। Its power also subject to certain limitations, and it cannot take over the function of other authorities or tribunals that has been established under other law। है ना, कोई और भी फॉर्म ना हो जाए अलग लॉ में, वो भी इस ट्रिब्यूनल का काम होता है। Critics of National Green Tribunal has argued that it has been given too much power, इसको बहुत ज़्यादा पावर जो है दिया गया है, and that its decision can have significant impact on industries and business। इसके पास इतना पावर है, इतना पावर है कि ये इंडस्ट्रीज और बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर इसका डिसीजन किसी इंडस्ट्रीज को लेकर खराब है तो वो इंडस्ट्रीज हो सकता है कि वो बंद हो जाए। इतना एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास पावर होता है। दे हैव आल्सो रेज्ड कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल फॉर मिसयूज ऑफ ट्रिब्यूनल पावर बाय vested interests। However, supporters of National Green Tribunal argue that it is necessary to have an independent forum to handle environmental dispute, given the increasing importance of environmental issues in India। जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इंडिया में वो जो है उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना ही मेन मकसद होता है एनजीटी का। और उस पे ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि भाई मुझे डिसीजन लेना है तो मुझे उससे पूछना है, उससे पूछना नहीं। जो डिसीजन लेना है मुझे लेना है, एक बार डिसीजन लेके खत्म, स्वाहा मंगलम, सब कर देना। तो ये एक बेनिफिट है कि डिसीजन लेने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो भी डिसीजंस होती है सही और जल्दी डिसीजन होता है, क्योंकि एक के पास ये पावर है जो इसमें काम कर रहे हैं, एनजीटी में काम कर रहे हैं, बस उनके पास, और कोई नहीं आ सकता, इसको हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। भाई वातावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं, बाकी सारी चीज़ों के साथ आप ऊपर नीचे ABCD जो करना है कर लो, लेकिन इन्वायरमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ओके, तो पूरा पावर दिया जाता है इसको। नाउ अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस व्हाई द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड। क्यों इस एक्ट को जो है इनेक्ट किया गया था। डू यू थिंक दैट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इफेक्टिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन वाई। क्या आप ये सोच सकते हो कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो इफेक्टिव पीस है लेजिस्लेशन का, और आखिर इसकी शुरुआत की क्यों गई थी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1987 में लागू किया गया था अपना भारत में, इसका मेन मकसद था कि प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट किया जा सके इन्वायरमेंट को, यानी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। ये जो एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसका इंट्रोड्यूस किया गया था इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंसर्न ओवर हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन। The Act established regulatory mechanism to control pollution and protect environment। Pollution को control करना, कम करना और environment को protect करना। It empowers the government to take measures to prevent environmental damage or enforce environmental regulation। और इस एक्ट के अंतर्गत जो भी बातें बताई गई उसको फॉलो करना, ताकि जो गवर्नमेंट है वो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस लागू कर सके और इन्वायरमेंटल डैमेजेस को, जो भी हो रही हैं इन्वायरमेंट में डैमेजेस, उसे प्रिवेंट किया जा सके। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक कदम उठाया गया था।
जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वो इफेक्टिव पीस है हमारा लेजिस्लेशन का, बिकॉज इट प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क, है ना, ये कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क जो है हमें देता है for addressing environmental issues in India. The Act establishes a regulatory regime for the protections or prevention or control of pollution, including air, water pollution. It provides for management of hazardous waste. The Act also empowers the government to take measures to protect environment, including the prohibitions of certain activities that may cause environmental harm. Moreover, the Environmental Protection Act 1987 1986 sorry 1986 has been amended several times. कई बार इसमें अमेंडमेंट लाए गए ओवर द ईयर to seventeenth its provisions and expand its scope, है ना, स्ट्रेंथन किया गया, उसके प्रोविजंस जो भी दिए गए थे उसको मजबूत बनाया गया और जो भी स्कोप था उसको भी बढ़ाया गया। फॉर एग्जांपल 1991 में अमेंडमेंट किए गए थे टू एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट which requires project developers to assess the potential environmental impact for their project before undertaking them. This was help to prevent environmental damaging project from being approved and has increased public participation in decision making process. Obviously decision making process में पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी हो, उनका भी विचार हो उसमें कि भाई वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, कौन सी चीज़ें डैमेज ज़्यादा होगी, क्या होगा, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों का। However, despite its strength, the effectiveness of Environmental Protection Act 1986 has been limited by the factors such as inadequate enforcement, insufficient resources, or political and bureaucratic resistance. तो इन तमाम चीज़ों के कारण से जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, इसके पास लिमिटेड पावर या स्ट्रेंथ रह जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं इसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। क्योंकि मान लो कि कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कहीं पे सोलर प्लांट लग रहा है या कहीं पे विंड प्लांट लग रहा है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कहीं पे जो है डैम बनाया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को पॉलिटिकल रेफरेंस या पॉलिटिक्स जोड़ा जाता है कि भाई यहाँ पे क्यों बन रहा है, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। और कई बार क्या होता है कि प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होने के कारण से वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाता है। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में लाया गया था, उसके जुरिस्डिक्शंस क्या थे, है ना, उसका क्या लेजिस्लेशन में इम्पोर्टेंस था, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, ये कहता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लिएबिलिटी अंडर पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो जो प्रिंसिपल्स है नो फॉल्ट लिएबिलिटी अंडर पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है डेट गवर्न द compensation of victim of accident or incident that result in damage, injury or death. It is a form of insurance. ये इंश्योरेंस का फॉर्म है that is taken out by an individual or entity such as business that may cause harm to other due to their activities or operation or product. मान लीजिए कि किसी के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी का प्रोडक्ट या किसी एक्टिविटीज़ में, और आपके साथ कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, तो उसमें
आपको जो है इंश्योरेंस के तौर पे कुछ पैसे दिए जाएंगे, चाहे आपका डैमेज हो या इंजरी हो या डेथ हो जाए, तो वो हमारा नो फॉल्ट लिएबिलिटी अंडर पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के अंतर्गत हमारा होता है। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लिएबिलिटी, जो विक्टिम है डज नॉट हैव टू प्रूव द नेग्लिजेंस और फॉल्ट ऑफ पर्सन or entity that caused the harm. Instead, the liability of a person or entity established solely based on occurrence of event that caused by harm. This means that even person or entity was not negligent or at fault, they are still liable to compensate the victim for harm caused. देखो ऑब्वियसली इस प्रिंसिपल का मेन मकसद यही है कि विक्टिम डज नॉट हैव टू प्रूव द नेग्लिजेंस और फॉल्ट ऑफ द पर्सन or entitled to cause the harm. But liability of person is established solely based on occurrence of event that caused the harm. मतलब जिसके कारण से हानि पहुंच रही है और अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाती है तो उसका कंपनसेशन देना जरूरी है। किसी तरीके का आप नेग्लेंस नहीं कर सकते हैं। अगर आप नेग्लेंस करते हैं तो हो सकता है कि आपके पे ऊपर रिटर्न में एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है बढ़ जाए, है ना, तो उसको कंपनसेशन आपको देना जरूरी है अगर कोई विक्टिम है तो। इन केस ऑफ पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जो प्रिंसिपल है नो फॉल्ट लिएबिलिटी अप्लाई करता है टू केसेस वेयर अ पर्सन और एंटिटी causes harm to third parties due to accidents that occur on their premises or due to their operations. Obviously जो पर्सन हार्म हुआ है उस चीज से और उसके कारण से कोई थर्ड पार्टीज यानी तीसरा पर्सन जो है अफेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशंस में आपको जो है इंश्योरेंस जो कंपनसेशंस है वो आपको देना होगा। जो एक्ट है ये रिक्वायर्स करता है बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को टू टेक आउट इंश्योरेंस टू कवर द लिएबिलिटी फॉर सच accidents, or the insurance policy must cover the entire liability without any limit on the amount of compensation payable. जो principles है of no fault liability is based on the idea that those who engage in the activities that have a potential, जिसके पास potential है to cause harm should bear the responsibility for any harm that result regardless of whatever, yeah, whether they were at fault. This help to ensure that victim are fairly compensated. ये हमें बताता है कि जो रिस्पॉन्सिबल लेता है कि भाई अगर कोई हानि होता है तो उसको मैं पे करूंगा। ये दिखाता है कि अगर कोई विक्टिम है या विक्टिम होता है तो उसको फेयर कंपनसेशन जो है दिया जाएगा फॉर देयर लॉसेज। जो भी विक्टिम है उसको जो भी लॉसेज हुआ है उसको कंपनसेशन सही दिया जाएगा। burden of compensation does not fall unfairly on the victim of their family, और उसके फैमिली पे किसी तरीके का वर्डन नहीं आएगा, किसी तरीके का अनफेयर जो है विक्टिम के फैमिली के साथ या विक्टिम को नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल लेता है कि अगर कुछ होता है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ें थी आज के सेशंस में। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए। इन 3 क्वेश्चंस में उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो। बाकी अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब पे जाकर, एमआरएस स्टडी को, है ना। और ऐप पे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो प्रॉपर नोट्स आपको दिया गया है, उस नोट्स को आप पढ़िए, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है वो मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आते हैं वो सभी सेमेस्टर एग्ज़ाम के पर्पज़ से आते हैं
और हमारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो एज पर सेमेस्टर एग्जाम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले और भी वीडियोस में मैं करता रहूँगा। थैंक यू।